हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैकेंसी डिटेल्स हैं वो तो आउट हो चुकी हैं और उसी के तैयारी के लिए हम जो हैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस डाल रहे हैं। अभी इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट आ चुका है और ये उसका सेकंड पार्ट होगा। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर और कुछ सिलेबस ऐड होता है ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट में तो अलग से एक पार्ट बना दिया जाएगा, वरना इसी में आपका ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आगे देखते हैं आगे वाले जो टॉपिक्स हैं। तो इससे पहले ज्योमेट्रिक डिज़ाइन तक हमने देखा था। पिछले बार के सिलेबस पे ट्रैफिक तो ऐसा मेंशन नहीं है। इस बार अगर मेंशन होता है ट्रैफिक और या कुछ रेलवे और एयरपोर्ट अगर ऐड होता है तो उसके भी वीडियोस बना दिए जाएंगे। अभी हम देखते हैं हाईवे मटेरियल्स के बारे में। हाईवे मटेरियल्स हमको पता है कि सॉइल, एग्रीगेट, बिटुमेन, ये सब हमारे हाईवे मटेरियल्स में आते हैं। तो सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल सबग्रेड में कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसके स्ट्रेंथ को? सॉइल टाइप, मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई डेंसिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेस एप्लीकेशन। तो कौन कौन से टाइप के हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं या फिर सॉइल का स्ट्रेंथ कैसे हम टेस्ट करते हैं? शियर टेस्ट होते हैं जैसे डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइक्शियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, बियरिंग टेस्ट हम करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट या कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एक प्लेट बियरिंग टेस्ट और एक कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट। ठीक है, आपका सीबीआर टेस्ट जो है। तो प्लेट बियरिंग टेस्ट में आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सा डायमीटर का प्लेट हम यूज करते हैं। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो करेक्शन फॉर द साइज ऑफ द प्लेट्स, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट में भी आपको स्पेसिफिकेशन थोड़े बहुत पता होने चाहिए। सीबीआर परसेंटेज कैसे निकलता है ये पता होना चाहिए, जो रेशियो है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। 2.5 और 5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन पर हम निकालते हैं। एक कंडीशन ये भी है कि अगर 5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन वाला जो सीबीआर परसेंटेज है वो ज़्यादा आता है तो क्या किया जाता है, तो उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। कितना लोड या फिर स्टैंडर्ड लोड्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1370 जो होता है वो 2.5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के लिए होता है और 2055 kg जो होता है वो 5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के लिए होता है। वही प्रेशर में भी आपको पूछ सकता है तो 70 और 105 हो जाएगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्लेट्स। उसके बाद सीबीआर के वैल्यू के हिसाब से जो है ना हम रेटिंग कर सकते हैं आपके सबग्रेड को कि वो वेरी पुअर है कि पुअर है कि फेयर टू गुड है कि एक्सेलेंट है। उसके बाद एग्रीगेट टेस्ट में हम अगर आए तो एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए कि स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है, हार्डनेस है, अब्रेशन है, टफनेस है, डेंसिटी है, साउंडनेस है, शेप है, एडहेसिव प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद उसके जो टेस्ट हैं, क्रशिंग टेस्ट किस इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, कौन से साइज के एग्रीगेट्स हम लेते हैं, रैमर यूज करते हैं तो कितने टाइम्स यूज करते हैं, कौन सा लोड हम यूज करते हैं, एग्रीगेट कंप्रेशन वैल्यू जो है वो कैसे आता है, W2/W1। उसके बाद जो परसेंटेज आएगा उसको आप कैसे जज करेंगे कि एग्रीगेट्स आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, कि वो 25 से कम है तो कहाँ यूज कर पाएंगे, 30 से कम है तब आप कहाँ यूज कर पाएंगे। ये जो डेटाबेस है आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद कौन से सीप साइज से आप इसे पास करवाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका इम्पैक्ट टेस्ट। अब इम्पैक्ट टेस्ट आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में करेंगे? सेम चीजें, आप 12.5 और 10 मिलीमीटर के बीच वाले एग्रीगेट्स लेंगे। आप किससे पास करवाएंगे? 2.36 मिलीमीटर से पास करवाएंगे। जो लोड आप दे रहे हैं, जो इम्पैक्ट आप दे रहे हैं वो कौन से कितने केजी का है, कितने हाइट से वो गिर रहा है ये पता होना चाहिए। 2.36 मिलीमीटर आईएस सीप से अगर आप पास करवा रहे हैं तो फिर उसका परसेंटेज आएगा और वो परसेंटेज को फिर से आपको जज करना पड़ेगा कि ये अगर टॉप सरफेस या व्हीलिंग सरफेस के लिए आपको यूज करना है तो कितना परसेंटेज है, आपको बेस के लिए यूज करना है तो कितना परसेंटेज है, इस तरीके से। फिर एब्रेशन टेस्ट। अब्रेशन और एट्रिशन दो अलग अलग चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। एब्रेशन होता है एग्रीगेट और स्टील बॉल्स के बीच में जो रबिंग एक्शन होता है उसे हम एब्रेशन कहते हैं। एट्रिशन क्या होता है? एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में जो रबिंग एक्शन होता है उसे हम एट्रिशन कहते हैं। ये दोनों चीज चेक हो जाती है आपकी लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट में। इसके अलावा भी डॉरी एब्रेशन टेस्ट और डबल एब्रेशन टेस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट का भी जो प्रोसीजर है आपको देखना है। उसमें जो स्टील बॉल्स यूज किए जा रहे हैं उसका वेट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से रेंज में लाई कर रहा है, 340 से 445 ग्राम्स के बीच में। कितने रेवोल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं, कौन से मिलीमीटर सीप से उसे पास करवाते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें 1.7 मिलीमीटर सीप से जो है हम पास करवाते हैं। पिछले जो दो टेस्ट थे उसमें हम 2.36 मिलीमीटर से पास करवा रहे थे। उसके बाद इसमें भी वही चीज है कि कितने परसेंटेज से अगर कम होगा आपका जो एब्रेशन वैल्यू है तो आप
कहाँ पे यूज कर पाएंगे। एक कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस वाला एक फॉर्मूला है 20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3, उसे आपको याद रखना है। अगर लॉस इन वेट आपको दे दे तो डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा। उसके बाद साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा हम जो है केमिकल्स यूज करते हैं। सो मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज करें तो कितना परसेंटेज वाला वैल्यू हमको याद रखना है, सोडियम सल्फेट में हमें कितना परसेंटेज वाला याद रखना है, इसमें क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, कैसे किया जाता है, थोड़ा सा एक बार इसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शेप टेस्ट। शेप टेस्ट में 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट, इलोंगेशन टेस्ट और एंगुलरिटी नंबर टेस्ट। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट में आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि फ्लेकी एग्रीगेट्स का मतलब होता क्या है। जब उसका जो लीस्ट डायमेंशन है वो 0.6 टाइम्स ऑफ देयर मीन डायमेंशन से कम हो तो वो फ्लेकी एग्रीगेट होगा। और इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होगा, अगर उसका जो लार्जेस्ट डायमेंशन है वो 1.8 टाइम्स ऑफ देयर मीन डायमेंशन से बड़ा हो तो वो हो जाएगा आपका इलोंगेशन इंडेक्स। इसमें फिर क्या होता है, फ्लेकीनेस गॉज होता है, इलोंगेशन गॉज होता है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एग्रीगेट का मीन साइज आपको दिया हो तो आपका गॉज का शेप पूछ सकता है कि आपका फ्लेकीनेस गॉज का क्या शेप होना चाहिए या फिर क्या साइज होना चाहिए, इलोंगेशन गॉज का फिर क्या साइज होना चाहिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद वही चीज कितना परसेंटेज के अंदर होना चाहिए ये पता होना चाहिए आपको। एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी नंबर क्या होता है, उसका रेंज 0 से 11 होता है। 0 मतलब कितने परसेंटेज वॉइड्स, 33% वॉइड। अगर 11 मतलब कितना परसेंट वॉइड, 44 वॉइड। तो सॉलिड्स कितने, 67 से 56 के बीच में लाई करेगा, मतलब आपके वॉइड्स 33 से 44 के बीच में लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका फॉर्मूला आपसे इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्रीगेट्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है किस परसेंटेज से कम होना चाहिए जिससे आप उस एग्रीगेट को यूज कर पाएंगे अपने हाईवे के लिए या फिर हाईवे मटेरियल, ऐसे हाईवे मटेरियल। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट का किसके बीच में होना चाहिए। फिर बिटुमेन। बिटुमेन का जनरल चीजें आपको पूछी जा सकती हैं कि बिटुमेन क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, किस में सॉल्यूबल है, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। उसके बाद एस्फॉल्ट क्या होता है और बिटुमेन में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। और बिटुमेन के जो टाइप्स हैं जैसे कटबैक बिटुमेन है और बिटुमेन एमल्शन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कटबैक मतलब विस्कोसिटी को आप कम कर रहे हैं बिटुमेन की बाय एडिंग वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें भी आता है आपका रैपिड क्यूरिंग कटबैक, मीडियम क्यूरिंग कटबैक और स्लो क्यूरिंग कटबैक। बिटुमेन एमल्शन में क्या होता है, रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग। इसमें एक एक्वस मीडियम में बिटुमेन को सस्पेंड किया जाता है, आपका बिटुमेन एमल्शन। जैसा कि मैं बिटुमेन का बता रहा था वैसे ही एक टार होता है। बिटुमेन और टार के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कौन आ रहा है। ये एक ऐसा चीज है जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमेन में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक ओवरव्यू आप रख लीजिएगा कि क्या है कैसा है। उसके बाद टेस्ट ऑफ बिटुमेन। पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज किया जा रहा है। 80/100 ग्रेड का अगर बिटुमेन है मतलब क्या पेनिट्रेशन है उसकी, 8 से 10 मिलीमीटर का पेनिट्रेशन है। 30/40 अगर आपका पेनिट्रेशन ग्रेड है मतलब उसका जो पेनिट्रेशन वैल्यू है वो कितना है, 3 से 4 मिलीमीटर है। S30 का क्या मतलब है, A30 का क्या मतलब है। A का मतलब असम है और S का मतलब बाकी जो चीजें हैं, बाकी अगर कहीं से पेट्रोलियम आ रहा है तो वो S में आएगा। डक्टिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। उसके वैल्यूज जनरली आप ना वैल्यूज याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि किसके बीच में होगा तो ये बिटुमेन को हम कहाँ यूज कर पाएंगे। फ्लोट टेस्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। विस्कोसिटी टेस्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, क्या वैल्यू होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी टेस्ट अगर कर रहे हैं हम तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, ये पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट किसमें मतलब कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है, पिक्नोमीटर यूज किया जा रहा है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में रिंग एंड बॉल एपरेटस यूज किया जाता है। ये तो पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है कि रिंग एंड बॉल एपरेटस इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ टेस्ट, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। फिर फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, स्पॉट टेस्ट क्यों किया जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत स्कोरिंग है, आपको याद रखना होगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद आपको ये याद रह जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा था बिटुमेन और टार का जो डेफिनेशन है और डिफरेंस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिटुमेन, टार में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल से आता है, वो सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड से। टार सॉल्युबल होता है आपका टोलुइन से। कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस है वाटर से, कौन टेम्परेचर ससेप्टिबल है, कौन किसमें ज़्यादा फ्री कंटेंट है, किसमें ज़्यादा है।
उसके बाद मिक्स डिजाइन आता है, मार्शल मिक्स डिजाइन। बहुत ज्यादा डिटेल में उसका प्रोसीजर देखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशंस याद रख लीजिएगा कि जो बनता है, आपके जो मोल्ड्स बनते हैं तो वो क्या साइज शेप के होते हैं। उसके बाद जो मिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला वो क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन वीबी परसेंटेज कैसे निकलेगा, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट्स वीएमए और वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमेन वीएफबी। इसका आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है, इसका आपको रेंज भी पूछ सकता है, इसका आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो ग्राफ्स हैं, मार्शल स्टेबिलिटी और परसेंटेज बिटुमेन, फ्लो वैल्यू और परसेंटेज बिटुमेन, यूनिट वेट और परसेंटेज बिटुमेन, परसेंटेज वॉइड्स और परसेंटेज बिटुमेन, परसेंटेज एग्रीगेट वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमेन और परसेंटेज बिटुमेन। ये 5 के आपको ग्राफ्स पता होना चाहिए, किधर बढ़ रहा है किधर कम हो रहा है। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये कौन सा ग्राफ है जो इसको सिग्निफाई कर रहा है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट है वो किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसका रेंज क्या क्या होना चाहिए। मार्शल स्टेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, फ्लो वैल्यू का जो रेंज है वो किसके बीच में लाई करता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स का जो रेंज है वो किसके और किसके बीच में है, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमेन जो है वो उसका रेंज जो है किसके और किसके बीच में है। उसके बाद आपके पेमेंट मटेरियल्स में इतना पार्ट बहुत सफिशिएंट होगा। इसके बाद पेमेंट डिजाइन में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत वास्ट है। आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको पूछा जा सकता है कि कैसे लोड ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा IRC फॉलो होता है, फ्लेक्सिबल में 37, उसमें 58, 58, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी मैकेनिज्म है कि लेयर्स के बारे में वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बेंकलमैन बीम कहाँ यूज किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, टायर प्रेशर क्या होता है, रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है। रिजिडिटी फैक्टर का जो रेंज है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो कौन ज्यादा बड़ा है, टायर प्रेशर ज्यादा बड़ा है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा बड़ा है। अगर वो 1 है तो क्या है, फिर वो अगर लेस देन 1 है रिजिडिटी फैक्टर तो उसका क्या मतलब है। ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन भी है कि अगर आपका डेप्थ जो है d/2 से कम है तो ESWL कितना, d/2 और 2s के बीच में है तो कितना, अगर 2s से ज्यादा है तो कितना। इक्विवेलेंट एक्सल व्हील लोड क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट आ रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ग्रुप इंडेक्स मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, ये पता होना चाहिए। उसमें लिक्विड लिमिट का रेंज से अगर इसमें है तो फिर A का वैल्यू क्या है, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन C पे बेस्ड होता है तो वो कैसे है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे भी बेस्ड होता है तो उसे भी आपको ध्यान देना है। ग्रुप इंडेक्स मेथड का आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 0 से 20 के बीच में ये लाई करता है, 0 का मतलब क्या है, 20 का मतलब क्या है। अगर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू कम है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि ग्रुप इंडेक्स वैल्यू अगर ज़्यादा है तो अच्छा है। मतलब मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद CBR मेथड आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है लेकिन आपको हल्का फुल्का ओवरव्यू पता होना चाहिए क्योंकि थ्योरेटिकल भी इसमें आ सकता है और वैल्यू बेस्ड भी आ सकता है। उसके बाद जो मेथड्स हम यूज करते हैं पेमेंट डिजाइन में उनका एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा पूछ सकता है कि ये वाला जो मेथड है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें तो 4-5 सब्जेक्ट के भी नाम आपको दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कोई जियोटेक का कोई सब्जेक्ट के टॉपिक का नाम दे देगा कि इस पे बेस्ड है, कि ट्रांसपोर्टेशन के फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन पे बेस्ड है, तो ये चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। जैसे ट्राइक्सियल टेस्ट मेथड है, किस पे बेस्ड है, बोजनिक्स के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे बेस्ड है ये, तो पूछ सकता है कि ट्राइक्सियल टेस्ट मेथड किस इक्वेशन पे बेस्ड है, बोजनिक डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड है या और बाकी 3 ऑप्शन दे देगा। मैक्लॉइड मेथड का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, बर्मिस्टर मेथड का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नहीं पूछेगा आप डिटेल में, एकदम सिंपल पूछेगा या पूछेगा ही नहीं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट सिंपल पढ़ के जाइए क्योंकि वो आएगा वहीं से और आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे।
मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्रिटिकल लोड पोजीशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंटर है, इंटीरियर है और एज है, कॉर्नर है। इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन का फॉर्मूला क्या है, इसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है। व्हील लोड स्ट्रेसेस के आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हील लोड स्ट्रेसेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे, मतलब इंटीरियर पे क्या है, एज पे क्या है, कॉर्नर पे क्या है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस में वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। नेचर ऑफ स्ट्रेस, वार्पिंग डे टाइम में टॉप सरफेस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बॉटम सरफेस में टेंशन हो रहा है। वही नाइट टाइम में टॉप सरफेस में जो है वो टेंशन हो जाता है, बॉटम सरफेस में वो कंप्रेशन हो जाता है। मैं वार्पिंग की बात कर रहा हूँ। व्हील लोड स्ट्रेसेस, टॉप सरफेस में कंप्रेशन है, बॉटम सरफेस में टेंशन है, कहाँ पे, इंटीरियर और एज में। और वही कॉर्नर में ऊपर वाले सरफेस में टेंशन आ जाता है और लोअर वाले सरफेस में कंप्रेशन आ जाता है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके लिए आप ये काम कीजिएगा कि माइंड में ये सोचना चालू कीजिए कि लोड अगर पड़ रहा है तो इंटीरियर में उसका क्या इफेक्ट होगा और कॉर्नर पे क्या इफेक्ट होगा। वार्पिंग में डे टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में क्या होगा। फ्रिक्शनल में डे टाइम में क्या होगा, मतलब डे टाइम और नाइट टाइम तो है ही नहीं फ्रिक्शनल में, वो तो सीजन पे डिपेंड करता है। तो समर में क्या होगा और विंटर में क्या होगा। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसमें आपको वैल्यू दे देगा, आपको ये बताना है कि इन वैल्यूज में मैक्सिमम स्ट्रेस कब आएगा या फिर कौन से कंडीशन में आएगा और कितना आएगा। तो आपको ऐड कर करके देखना पड़ेगा। समर मिड डे, समर मिड नाइट या विंटर मिड नाइट, विंटर मिड डे, जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आपका डिजाइन ऑफ जॉइंट, कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ट्रांसवर्स जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ट्रांसवर्स जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट है, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट और वार्पिंग जॉइंट। क्या क्या होते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन। जैसे एक्सपेंशन जॉइंट कितने डिस्टेंस पे कम से कम देना चाहिए या मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जितने तक आप एक पर्टिकुलर स्लैब बना सकते हैं। क्यों किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्यों दिया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्यों दिया जाता है, टाई बार्स क्या होते हैं, डबल बार्स क्यों होते हैं। टाई बार्स आपके एक्सपेंशन जॉइंट में यूज होते हैं कि कंट्रैक्शन में यूज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में यूज होते हैं कि ट्रांसवर्स में यूज होते हैं। इसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाई बार्स और डबल बार्स का आपको स्पेसिफिकेशन पूछ सकता है कि क्या स्पेसिफिकेशन इसके हो सकते हैं और ये लोड ट्रांसफर करता है कि नहीं करता है, कि सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए काम आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिएगा। क्या है कि इससे फिर क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत अफसोस होगा कि आपसे अगर नहीं बना तो। मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड आईआरसी के हिसाब से कितना है, 8170 kg। और मैक्सिमम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कितना है, उसका आधा 4085 kg। उसके बाद इस टाइप को आपको देखना है। हाईवे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। इक्विपमेंट वाला पार्ट के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा। एक्सकवेशन इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगा। तो ये तो पार्ट था आपका हाईवे मटेरियल्स और थोड़ा सा डिजाइन पे बेस्ड। अगर मुझे ऐसा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि आपका नोटिफिकेशन आने के बाद जो सिलेबस देख के कि कुछ ऐसा पार्ट छूटा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और जो मुझे लगा इस वीडियो में बताना चाहिए मैंने वो बताया है। अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन में और भी कुछ ऐसा लगता है कि जो मैं आपको शेयर कर सकता हूं, जहां पे आपकी गलतियां हो सकती हैं, उससे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। क्लासेस अगर आपको करने होंगे तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नीचे प्रोवाइडेड है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पढ़ाई के अलावा भी अगर किसी चीज़ पर चर्चा करनी हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बारे में भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।